हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो कल हम पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ रहे थे ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। उसका पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था रेस्टिंग मैग्नेट पोटेंशियल। आज इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी का तीसरा पार्ट आएगा, वो आएगा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जिसको हिंदी में सक्रिय विभव कहा जाता है, सक्रिय विभव कहा जाता है। अब ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था रेस्टिंग मैग्नेट पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट है ग्रेडेड पोटेंशियल और थर्ड अपना जो पॉइंट रहेगा वो होगा एक्शन पोटेंशियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय विभव। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेडेड पोटेंशियल की। ग्रेडेड पोटेंशियल होता क्या है, आप जब किसी तंत्रिका कोशिका को क्या दोगे, उद्दीपन दोगे, यानी कोई स्टिमुलस दोगे, तो उस तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या होंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे। भौतिक और रासायनिक क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। इन्हीं परिवर्तनों के दौरान इस तंत्रिका की जो झिल्ली होती है उसके अंदर एक विशेष प्रकार का विभव क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल नाम देते हैं। ध्यान में रखना, जब हम किसी भी तंत्रिका कोशिका को क्या देंगे, उद्दीपन देंगे या स्टिमुलस देंगे, तो इस कोशिका के अंदर अनेक भौतिक और रासायनिक क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। इन्हीं भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान इस तंत्रिका कोशिका की जो झिल्ली होती है, इसकी तंत्रिका कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके अंदर विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसको ग्रेडेड पोटेंशियल कहा जाता है। अब अपन को पूरा पढ़ना है डिटेल में ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है। अब ध्यान में रखना कि जब भी आप किसी तंत्रिका कोशिका को क्या दोगे, उद्दीपन दोगे, जब यह उद्दीपन, आपने बोला था ना कि साइटोन का, जब साइटोन से क्या निकलता है, एक्सॉन निकलता है। एक्सॉन का जो प्राथमिक भाग होता है उसको ट्राइगर जोन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, ट्राइगर जोन बोला जाता है, ठीक है। ट्राइगर जोन वह भाग होता है जहां पर उद्दीपनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जब आप किसी भी तंत्रिका कोशिका को क्या दोगे, उद्दीपन दोगे, वह उद्दीपन इस ट्राइगर जोन से होते हुए जब इस सिनेप्टिक एंड बल्ब में पहुंचता है, इस प्रकार आपने संरचना पढ़ी थी, ये एक्सॉन था तंत्रिका कोशिका के अंदर, ठीक है। एक्सॉन आगे चल कर कई शाखाओं में बंट जाता है। इन शाखाओं को अपन ने टीलोडेंड्रिया बोला था, टीलोडेंड्रिया बोला था, ठीक है। अब टीलोडेंड्रिया होती है वो आगे चलकर खुली हुई बटन के समान संरचना बनाती है। इस प्रकार से क्या बनाती है, खुली हुई बटन के समान संरचना बनाती है। इन बटन के समान संरचनाओं को सिनेप्टिक एंड बल्ब कहा जाता है, सिनेप्टिक एंड बल्ब कहा जाता है, ठीक है। अब इस सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर छोटी छोटी वेसिकल्स उपस्थित होती है, यानी छोटी छोटी क्या पाई जाती है, पुटिकाएं पाई जाती है। ये क्या है, वेसिकल्स यानी पुटिकाएं, ठीक है। क्या है ये, पुटिकाएं है। अब देखिए ये वेसिकल्स यानी जो पुटिकाएं हैं, इन पुटिकाओं के अंदर प्रोटीनी पदार्थ भरा रहता है, जिसको अपन एसिटिल कोलिन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको, एसिटिल कोलिन, ठीक है। अब
अब जैसे ही जो उद्दीपन इस तंत्रिका कोशिका को मिला है वो ट्राइगोजोम से होते हुए टीलोडेंड्रिया में और टीलोडेंड्रिया से होते हुए जब सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर पहुंचता है, किसके अंदर, इस सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर पहुंचता है, तो ये सिनेप्टिक एंड बल्ब में पाई जाने वाली ये वेसिकल्स यानी ये पुट्टिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। फटने के कारण इनके द्वारा एक प्रोटीनी पदार्थ का क्या होता है, स्रावण होता है। ठीक है, इसी प्रोटीनी पदार्थ को अपन न्यूरोट्रांसमीटर भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं, बट इसमें होता क्या है कि ये जो सिनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर जो वेसिकल्स है, इस उद्दीपन जो उद्दीपन ट्राइगोजोम से होते हुए सिनेप्टिक एंड बल्ब में पहुंचा है, उस उद्दीपन के कारण ये पुट्टिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। फट जाती है तो क्या होता है, एसिटिलकोलिन का क्या होता है, स्रावण होता है। अब देखिए इस एसिटिलकोलिन के जो ग्राही होते हैं वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं। किस पे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, ये इसके ग्राही उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब देखिए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी होगी, जैसे सिनेप्स से पहले पाई जाने वाली मेम्ब्रेन, ध्यान में रखना कि एक जोन के चारों ओर पाई जाने वाली वह मेम्ब्रेन जो सिनेप्स से पहले उपस्थित होती है उसको तो बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बट ऐसी मेम्ब्रेन जो कि डेंड्रोन्स या डेंड्रोइड्स के चारों ओर पाई जाती है, बट ये सिनेप्स के बाद में उपस्थित होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ध्यान में रखना कि एक जोन के चारों ओर पाई जाने वाली वह मेम्ब्रेन जो कि सिनेप्स से पहले, इससे पहले, सिनेप्स से पहले उपस्थित होती है, क्या कहलाएगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी। बट डेंड्रोन्स के चारों ओर पाई जाने वाली वह झिल्ली जो कि सिनेप्स के बाद में उपस्थित होती है क्या कहलाएगी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। अब देखिए जो पुट्टिकाएं फटी थी उसके द्वारा इसका स्रावण हुआ था एसिटिलकोलिन का। इस एसिटिलकोलिन की जो ग्राही होती है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। इसलिए एसिटिलकोलिन जैसे इस पुट्टिकाओं से स्रावित होगा वैसे ही इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उपस्थित ग्राही के साथ क्या हो जाता है, ये जॉइंट हो जाता है। अब जैसे ही ये एसिटिलकोलिन इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जॉइंट होगा वैसे ही इस मेम्ब्रेन के अंदर द्विध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। यानी ध्रुवण की क्रिया या द्विध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, इसके अंदर प्रारंभ हो जाती है। अब ध्यान में रखना कि यदि इस एसिटिलकोलिन के जॉइंट होने के कारण इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, अगर अधिक ध्रुवित हो जाती है, ठीक है, अधिक ध्रुवित हो जाती है तो इस क्रिया को बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन, ठीक है, या अति ध्रुवण बोल सकते हो। ठीक है, अब ध्यान में रखना कि यदि इस एसिटिलकोलिन जब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जॉइंट हुआ है तो उसमें ध्रुवण की क्रिया यानी जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है उसके कारण यदि ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ज्यादा ध्रुवित होती है तो उसको हाइपरपोलराइजेशन बोला जाता है। यदि कम ध्रुवित होती है तो उसको बोलेंगे हाइपोपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, हाइपोपोलराइजेशन। ठीक है, ध्यान में रखना कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है उसके कारण यदि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अधिक ध्रुवित होती है तो उसको हाइपरपोलराइजेशन कहा जाता है, बट यदि कम ध्रुवित होती है तो उसको हाइपोपोलराइजेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट अपना क्या था, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सेकेंडरी डिपोज जिसको बोलते हैं।
एक्शन पोटेंशियल, यानी जिसको हिंदी में सक्रिय विभव बोला जाता है, सक्रिय विभव कहा जाता है। अब देखिए सक्रिय विभव क्या होता है कि जब भी किसी तंत्रिका कोशिका को क्या दोगे आप, उद्दीपन दोगे। जैसे तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन दोगे तो उसके अंदर चैनल होते हैं सोडियम और पोटेशियम। अब ध्यान में रखना कि कोशिका का जो बाह्य कोशिकीय तरल है उसके अंदर सोडियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जबकि अंदर कोशिकीय तरल के अंदर पोटेशियम आयन उपस्थित होते हैं। जब भी आप किसी तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन दोगे तो ये सोडियम चैनल होता है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। खुलने के कारण जो बाह्य कोशिकीय तरल में जो सोडियम आयन था वो अंदर कोशिकीय तरल के अंदर गति करने लग जाता है, जिसके कारण अंदर कोशिकीय तरल अधिक क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब अंदर कोशिकीय तरल में धनावेश बढ़ने के कारण इस मेम्ब्रेन जो तंत्रिका की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण एक नया विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, एक नया विभव उत्पन्न हो जाता है। इस जो नया विभव उत्पन्न होता है उसको एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान पे रखना, जो नया विभव होगा उसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। अब एक्शन पोटेंशियल होता है उसकी दो स्टेज होती है। आगे बात करते हैं वेरियस स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। वेरियस स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, 2 मिनट। अगला जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेरियस स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। वेरियस स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। वेरियस स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय विभव की अलग अलग स्टेज का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली है डीपोलराइजेशन। तो वेरियस स्टेज 2 प्रकार की होती है, ध्यान में रखना। नंबर 1 है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। नंबर 2 होती है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। अब देखिए सबसे पहली स्टेज कौन सी है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि आप किसी तंत्रिका कोशिका को क्या दोगे, उद्दीपन दोगे। उद्दीपन दोगे तो सोडियम और क्लोरीन चैनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। सोडियम और क्लोरीन चैनल होंगे वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। खुलने के कारण बाह्य कोशिकीय तरल में जो सोडियम आयन है, आप देख रहे हो कि बाह्य कोशिकीय तरल है, ये कौन सा, अंतर कोशिकीय तरल। बाह्य कोशिकीय तरल में क्या जाता है, सोडियम आयन। अंतर कोशिकीय तरल में क्या जाता है, Cl नेगेटिव आयन। अब देखिए जैसे ही आप किसी तंत्रिका कोशिका को उद्दीपन दोगे तो सोडियम और Cl नेगेटिव चैनल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। खुलने के कारण सोडियम आयन होते हैं वो बाह्य कोशिकीय तरल से तीव्र गति से अंतर कोशिकीय तरल में क्या करते हैं, गति करते हैं। और इसी प्रकार जो Cl नेगेटिव आयन होते हैं वो अंतर कोशिकीय तरल से बाह्य कोशिकीय तरल में क्या करते हैं, इस प्रकार गति करते हैं। तो जिस पर जैसे जैसे ये तीव्र गति से बाह्य कोशिकीय तरल से सोडियम आयन होते हैं वो अंतर कोशिकीय तरल में गति करते हैं, तो न्यूरॉन की जो झिल्ली की आंतरिक सतह होती है उसमें
सोडियम आयनों की अधिकता होने के कारण धनावेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धनावेश ज्यादा होगा तो इसकी झिल्ली में विध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। कौन सी क्रिया, विध्रुवण, पोलराइजेशन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, विध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार विध्रुवण की क्रिया जो उत्पन्न होती है उसको ही क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी रीपोलराइजेशन की। तो रीपोलराइजेशन की जब बात की जाए तो सेल मर्जी कंडीशन है, जब आप किसी तंत्रिका कोशिका को क्या दोगे, रीपोलराइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, जब किसी आप तंत्रिका कोशिका को क्या दोगे, उद्दीपन दोगे। तो ये मान लीजिए कोई तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, ये इस प्रकार से कोई तंत्रिका कोशिका है। इस प्रकार से क्या है, तंत्रिका कोशिका है। मान लो है आप इस तंत्रिका कोशिका को क्या दे रहे हो, उद्दीपन दे रहे हो। तो जैसे जैसे यह उद्दीपन क्या बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, तो सोडियम चैनल होते हैं वो खुलते जाते हैं। अब सोडियम चैनल होते हैं वो खुलेंगे तो सोडियम आयन बाह्य कोशिकीय तरल से कहाँ गमन करेंगे, अंतः कोशिकीय तरल में गति करते हैं। जब अंतः कोशिकीय तरल में सोडियम आयन गति करते हैं तो अंतः कोशिकीय तरल में सोडियम आयनों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। अधिकता होने के कारण इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, विध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे सोडियम चैनल खुलते जाएंगे, यानी जैसे जैसे उद्दीपन आगे बढ़ता जाएगा, जिसको आप तंत्रिकीय आवेग भी बोल सकते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सोडियम चैनल होते हैं वो खुलते जाते हैं और सोडियम चैनल खुलने के कारण सोडियम आयन अंतः कोशिकीय तरल में क्या करता है, गति करता है, जिसके कारण अंतः कोशिकीय तरल में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है और धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण न्यूरॉन की आंतरिक मेम्ब्रेन की जो आंतरिक सतह होती है वो अधिक क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। धनावेशित होने के कारण इसमें विध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए, अब जैसे जैसे तंत्रिकीय आवेग आगे की ओर बढ़ेगा, आप उद्दीपन मान लो या फिर कोई तंत्रिकीय आवेग मान लो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे सोडियम चैनल खुलते जाते हैं, बट पीछे से क्या होता है, ये उद्दीपन मान लो यहाँ पे आ गया तो यहाँ वाले सोडियम चैनल तो खुल गए, बट जैसे ही आगे बढ़ा तो पीछे के सोडियम चैनल होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसी दौरान पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अब ध्यान में रखना कि जैसे ही तंत्रिकीय आवेग आगे की ओर बढ़ेगा, आगे वाले सोडियम चैनल खुलेंगे, बट पीछे के सोडियम चैनल होते हैं वो बंद होते जाते हैं और इसी के साथ साथ पोटेशियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन यानी खुलते जाते हैं। ठीक है, इस पोटेशियम चैनल के खुलने के कारण अंतः कोशिकीय तरल से पोटेशियम चैनल बाहर की ओर क्या करता है, गति करता है। इसके कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक नया विभव उत्पन्न हो जाता है, नया विभव उत्पन्न हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन कहा जाता है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की ओर गति करेगा वैसे वैसे इसमें पुनः ध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। पुनः ध्रुवण की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोला जाता है। तो इस प्रकार वेरियस स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल की दो स्टेज थी, वो दोनों अपनी कंप्लीट हो गई। आगे बात करते हैं प्रोपोगेशन
ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो एक्शन पोटेंशियल यानी सक्रिय विभव का प्रोपोगेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है साल्टेटोरियल प्रोपोगेशन, साल्टेटोरियल प्रोपोगेशन, एक होता है कंटिन्यू प्रोपोगेशन। अब देखिए साल्टेटोरियल प्रोपोगेशन क्या होता है। साल्टेटोरियल को एक प्रकार ऐसा प्रकार का संचरण भी बोल सकते हो आप। अब देखिए कि तंत्रिका कोशिका होती है उसके चारों ओर क्या पाई जाती है, माइलिन शीट पाया जाता है। आपने पढ़ा था श्वान कोशिकाएं होती है प्रोटीन युक्त वसा का स्त्रावण करती है जिसको अपन ने क्या बोला था, माइलिन शीट, माइलिन शीट बोला था। ठीक है, अब देखिए जो माइलिन शीट होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान में रखना, माइलिन शीट विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अब विद्युत का कुचालक कौन होता है, माइलिन शीट। ध्यान में रखना कि साल्टेटोरियल प्रोपोगेशन की जब अपन बात करें तो तंत्रिका कोशिका के चारों ओर माइलिन शीट पाया जाता है। माइलिन शीट क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए तंत्रिकीय आवेग का संचरण होता है वो एक रेनवीयर नोड से दूसरी रेनवीयर नोड के अंदर होता है। इस प्रकार जो तंत्रिकीय आवेग होता है एक रेनवीयर नोड से होते हुए दूसरी रेनवीयर नोड में और दूसरी से तीसरी, इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या कर जाता है, ये प्रवेश कर जाता है। बट आपने रेनवीयर नोड पढ़ी थी कि तंत्रिका कोशिका का जो एक्सोन है उसके चारों ओर माइलिन जो शीट होता है उसका जमाव क्या नहीं होता, सतत प्रकार का नहीं होता। बीच बीच में क्या पाई जाती है, इनके ग्रुप पाई जाती है जिसको आप क्या नाम देते हो, रेनवीयर नोड। क्या बोलते हो, रेनवीयर नोड बोलते हो। ठीक है, तो इस प्रकार जब तंत्रिकीय आवेग का संचरण एक रेनवीयर नोड से दूसरी रेनवीयर नोड में होता है तो उसको साल्टेटोरियल प्रोपोगेशन कहा जाता है। अब सेकंड है अपना कंटिन्यू प्रोपोगेशन। कंटिन्यू प्रोपोगेशन उस तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है जिसके एक्सोन के चारों ओर, एक्सोन के चारों ओर क्या नहीं पाया जाता, माइलिन शीट एब्सेंट होता है। क्या होता है, माइलिन शीट नहीं पाया जाता। अब इस तंत्रिका कोशिका के चारों ओर क्या नहीं है, माइलिन शीट नहीं है। तो कंटिन्यू प्रोपोगेशन ध्यान में रखना उस तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है जिसके चारों ओर क्या नहीं होता, माइलिन शीट नहीं पाया जाता। अब माइलिन शीट नहीं होने के कारण जब किसी तंत्रिका कोशिका को आप उद्दीपन दोगे तो वह उद्दीपन इस तंत्रिका के एक जोन से होते हुए दूसरी तंत्रिका के डेंड्रॉन से होते हुए एक्सोन में फिर ऐसे एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है यानी पहुंच जाता है। इस प्रकार इसमें जो तंत्रिकीय आवेग का जो संचरण होता है वो क्या होता है, सतत प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोपोगेशन कंटिन्यू प्रोपोगेशन कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मेरे नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिनेप्स। सिनेप्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो
सिनेप्स। अब देखिए, आप सभी जानते हो कि जब हम किसी तंत्रिका को क्या देते हैं, उद्दीपन देते हैं। किसी तंत्रिका को क्या देते हैं, उद्दीपन देते हैं। ठीक है, उद्दीपन देते हैं तो इस उद्दीपन को संवेदी अंगों से प्रभावी अंगों तक, कौन से अंगों से, संवेदी अंगों से प्रभावी अंगों तक, प्रभावी अंगों तक जो स्थानांतरण होता है वो केवल एक ही तंत्रिका के द्वारा नहीं होता, बल्कि अनेक सारी तंत्रिकाएं मिलकर के इस उद्दीपन को इस संवेदी अंग से प्रभावी अंग तक क्या करती है, पहुंचाती है। बट ध्यान में रखना कि कोई भी दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ध्यान में रखना कि कोई भी दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती। दो तंत्रिकाओं के मध्य ध्यान रखना, एक तंत्रिका का एक्सॉन, ठीक है, दूसरी तंत्रिका का क्या, डेंड्रॉन्स, दोनों के मध्य 20 से 30 mm चौड़ा अवकाश पाया जाता है। ध्यान में रखना कि कोई भी दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती, उन दोनों तंत्रिकाओं के मध्य 20 से 30 mm चौड़ा अवकाश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स कहा जाता है। इस प्रकार सिनेप्स वह संयोजन स्थल होता है जिसका निर्माण एक तंत्रिका के किसके द्वारा, एक्सॉन, एक तंत्रिका के एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका के डेंड्रॉन्स के मध्य होता है। ठीक है, दूसरी तंत्रिका के डेंड्रॉन्स के मध्य होता है। ध्यान में रखना कि सिनेप्स होता है वो वह संयोजन स्थल होता है जिसका निर्माण एक तंत्रिका के एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका के डेंड्रॉन्स के मध्य होता है। ठीक है, अब अपन सिनेप्स की संरचना का अध्ययन करेंगे तो सिनेप्स आपको पता चल गया कि एक तंत्रिका का एक्सॉन, दूसरी तंत्रिका का डेंड्रॉन्स आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिनेप्स का निर्माण करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि सिनेप्स क्या होता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी दो तंत्रिका आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ये तंत्रिकाएं 20 से 30 mm चौड़े स्पेस के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहती है, जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स कहा जाता है। अब अपन बात करेंगे सिनेप्स की, तो ध्यान में रखना एक्सॉन के चारों ओर पाई जाने वाली, ये एक्सॉन है, यहाँ पे दिखा रखा है मेडुलेटेड नर्व एक्सॉन। तो देखिए एक्सॉन के चारों ओर पाई जाने वाली वह मेम्ब्रेन जो कि इस सिनेप्स से पहले उपस्थित होती है, इस एक्सॉन के चारों ओर पाई जाने वाली वह मेम्ब्रेन जो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स से पहले उपस्थित होती है, क्या कहलाएगी, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, जबकि डेंड्रॉन्स के मध्य, डेंड्रॉन्स के चारों ओर पाई जाने वाली वह मेम्ब्रेन जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स से बाद में उपस्थित होती है, उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। पोस्ट का मीन बाद, यानी पीछे, पड़ी का मीन पहले। तो ध्यान में रखना एक्सॉन के चारों जो मेम्ब्रेन पाई जाएगी बट वो सिनेप्स से पहले उपस्थित होगी तो उसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा जाएगा। और यदि डेंड्रॉन्स, ये डेंड्रॉन्स है, डेंड्रॉन्स के चारों ओर पाई जाने वाली वह मेम्ब्रेन जो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्स के बाद में उपस्थित होती है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब देखिए एक तंत्रिका का जो एक्सॉन होता है वो फूलकर क्या बनाता है, एक बल्ब के समान संरचना बनाता है, जिसको आप क्या नाम देते हो, सिनेप्टिक एंड बल्ब, सिनेप्टिक एंड बल्ब कहा जाता है, सिनेप्टिक एंड बल्ब कहा जाता है। इसको क्या बोलते हो, सिनेप्टिक एंड बल्ब कहा जाता है। अब ये सिनेप्टिक एंड जो बल्ब होता है वो फूली हुई बल्ब के समान संरचना होती है। इसके अंदर छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स पाए जाते हैं, यानी पुटिकाएं पाई जाती है। इन पुटिकाओं के अंदर एक प्रोटीन पदार्थ बना रहता है जिसको अपन क्या नाम देते हैं, एसिटिल कोलिन। क्या नाम देते
ग्राही उपस्थित होते हैं। इसलिए जैसे ये एसिटिल कोलिन वेसिकल्स के फटने से स्रावित होता है, वैसे ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट देख रहे हो आप, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर उपस्थित ग्राहियों के साथ क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, जिसके कारण पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, जिसको पोस्टसिनेप्टिक